सभी का स्वागत है दोबारा से इस लेक्चर में। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था स्टैटिक पार्ट इकोनॉमिक्स का और हमने कवर किया था मैक्रो पार्ट को। तो इस लेक्चर में हम जा रहे हैं माइक्रो के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था माइक्रो और मैक्रो के बीच का डिफरेंस, और मुझे उम्मीद है कि आपने उसे रिवाइज किया होगा। और यहाँ मैं दोबारा से एक बार फिर से इसको रिवाइज करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो जब हम बात करते हैं मैक्रो के बारे में और माइक्रो के बारे में, तो बेसिकली हम लोग इस कंडीशन में बात कर रहे होते हैं लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। तो इस सिनेरियो में हम लोग जा रहे हैं कुछ फैक्ट्स को कवर करने के लिए, जैसे कि डिमांड, सप्लाई और आप कह सकते हैं कंज्यूमर बिहेवियर और अदर फैक्टर्स, जो कि कहीं ना कहीं इससे माइक्रो से रिलेटेड करते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारे पास है वो है सप्लाई और डिमांड। ठीक है, तो हम इसका मतलब क्या समझते हैं। तो जब बेसिकली हम मान ले कि एक पर्सन है और ये एक पर्सन है, ये जो पर्सन है ये पर्सन डिमांड कर रहा है 10 चॉकलेट्स की, और इसके पास देने के लिए है ₹5 हर एक के लिए। तो ये टोटल ऑफर कर सकता है ₹50। ठीक है, उस पर्सन को जो कि इसे चॉकलेट सप्लाई करेगा। और ये जो इंसान है ये इसके पास 10 चॉकलेट्स हैं और इसका प्रॉफिट मार्जिन इस रुपीस में कवर हो जाएगा, ₹5 में। तो ये यहां पे हो जाएगा आपका सप्लायर और ये हो जाएगा डिमांडर और कंज्यूमर। तो ये आपका बेसिक फिनोमेना है डिमांड और सप्लाई का। जो पर्सन जिसके पास पैसा है, जिसके पास डिमांड है और उसके पास सर्टेन बजट है उस चीज को ऑफर करने के लिए, तो वो होता है कंज्यूमर। जो पर्सन जिसके पास ये चीज सप्लाई करने की क्षमता है, जो पर्सन डिमांड कर रहा है, तो वो हो जाएगा सप्लायर, अगर उसका प्रॉफिट मार्जिन इसमें कवर हो जाता है तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो ये हो गए आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमिक्स के, जो कि रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं किसी भी क्वांटिटी डिमांडेड में और सप्लाई डिमांडेड में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो अवेलेबिलिटी है इस प्रोडक्ट की, सर्विस की, और जो डिजायर है, नीड है इस पर्टिकुलर सर्विस की, वो पेड ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है आपका डिमांड और सप्लाई फिनोमेना। ठीक है, तो यहां पे अब इस डिटेल में ये सप्लाई का मतलब क्या हुआ। तो सप्लाई को हम बताते हैं किसी भी क्वांटिटी को, प्रोडक्ट की या सर्विस की, जिसे प्रोड्यूसर और सप्लायर विलिंग होते हैं और एबल होते हैं उसे सप्लाई करने के लिए किसी भी स्पेसिफिक पीरियड टाइम और निश्चित पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो हम बेसिकली कह सकते हैं अप्रैल से मार्च में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अप्रैल से मार्च में क्या मतलब हुआ, और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। तो ये होता है आपका फाइनेंशियल ईयर, ये हुआ फाइनेंशियल ईयर। तो इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान ये जो इंसान है ये सप्लाई करता है 100 यूनिट्स को, और हर एक यूनिट का प्राइस है 150। ठीक है, तो जो टोटल प्राइस हुआ वो हो गया आपका 100 इंटू 150, तो ये हो गया आपका 15,000 रुपए। ठीक है, तो टोटल वुड्स की जो वैल्यू है वो 15,000 है, 15,000। ठीक है, और इसे इस पर्सन के द्वारा इस टाइम पीरियड में सप्लाई किया गया है। तो ये होता है सप्लाई का मीनिंग, क्वांटिटी प्रोडक्ट की और सर्विस की, जिसे प्रोड्यूसर और सर्विस सप्लायर्स, जिसे प्रोड्यूसर और सप्लायर विलिंग है और काबिल भी हैं ऑफर करने के लिए कई सारे प्राइजेस पे एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम पे। ठीक है, तो ये विलिंग था और एबल था 100 यूनिट्स को 150 पे सप्लाई करने के लिए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, जो कि आपका फाइनेंशियल ईयर है, और आपका क्वार्टर भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, और कोई भी सर्टेन या फिर आप कहें निश्चित समय होगा। ठीक है, उसके बाद फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं सप्लाई को, तो यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, इनपुट प्राइसेस और नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट। ठीक है, तो अगर हम बात करें इन सब के बारे में एक के बाद एक, तो पहले है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो सपोज कर लिए ये थी 100 रुपए और 50 था प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट हुई 150 और हमने इसको 100 यूनिट सप्लाई की तो हमारा हो गया 15,000। ठीक है, और ये हो गया हमारा मॉनेटरी वैल्यू। लेकिन कुछ एक कारण की वजह से इसका जो प्राइस था वो 150 हो गया और प्रॉफिट 50 था, तो अब होगी कीमत 200 रुपए और उसको हमने 100 से इंटू किया तो हमारे पास वैल्यू आएगी 20,000, 20,000 रुपए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल वैल्यू सप्लाइड की। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इस तरीके से अफेक्ट करती है सप्लाई को। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहां दिखाया। तो सेकंड कंडीशन है वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। ठीक है, तो मान लेते हैं ओल्ड टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग सिर्फ 100 यूनिट्स को जो कि 150 रुपीज की हैं 15,000 रुपए तक हम कमा पा रहे थे। ठीक है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से नाउ अब हम लोग 200 यूनिट्स को जो कि आपकी 150 रुपए की एक है सप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 0 0 एंड, ठीक है, 0 0 0 एंड 3 यानी 30,000 रुपए। ठीक है, तो जो टोटली अमाउंट है वो डबल हो गया, दोगुना हो गया, पहले 15 था अब 30 है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का वो बढ़ सकता है और जब ये बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट रेगुलेशंस की बात करें, मान लेते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बैन कर देती है कुछ बाइंग एंड सेलिंग्स को किसी भी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज की। जैसे कि मान लेते हैं ये जो इंसान है ये सप्लाई कर रहा था XYZ को या XY को। ठीक है, और उसके बाद जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसने बैन कर दिया इस XY की बाइंग एंड सेलिंग को। तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके सामान के लिए कोई भी खरीदार नहीं होगा और जब ऐसा होगा तो ये बंदा इसको सप्लाई ही नहीं कर सकता मार्केट में। ठीक है, उसके बाद है इनपुट प्राइसेस, जैसे हमने इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी देख लिया था। अगर हम बात करें जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का प्राइस बढ़ता है तो फिर पूरा वैल्यू भी चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, या मॉनेटरी वैल्यू भी आपकी चेंज हो जाएगी। उसके बाद हमने बात की थी नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स की। तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर है पूरे मार्केट में तो ये 100 यूनिट्स को ऑफर कर रहा है 150 पे, तो टोटल 15,000, यहाँ पे 15,000 प्राइस हो गया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे कई सारे सप्लायर्स हैं मार्केट में तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका जो कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद ये क्या करेगा, ये इस प्रॉफिट मार्जिन को या प्राइस को थोड़ा सा कम करेगा। ठीक है, तो अब जो वैल्यू आएगी वो 10,000 आएगी। ठीक है, तो अब मॉनेटरी वैल्यू क्या है 10,000, पहले क्या थी 15,000। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपने इसे देख लिया होगा, डिफरेंस समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पे हमें मिलेगा सप्लाई कर्व। ये होता क्या है, ये होता है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्राइस के बीच में और प्रोडक्ट की क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। ठीक है, और इसे हम ग्राफ्स के थ्रू दिखाते हैं। ये कुछ इस प्रकार दिखेगा आपको। ठीक है, इस फॉर्मेट में बॉटम से टॉप पे जाता हुआ। ठीक है, नीचे से ऊपर। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस तरफ होता है हमारा प्राइस कमोडिटी का, यहां होती है हमारी क्वांटिटी जो हमने सप्लाई की है। ठीक है, ठीक, तो हम अब कह सकते हैं जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये आपका सप्लाई कर्व होता है।
अब हमारे पास है डिमांड। तो डिमांड का क्या मतलब होता है, ये रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट की या सर्विस की जो कि कंज्यूमर्स और बायर्स खरीद सकते हैं, विलिंग है कई सारे प्राइसेस पे ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक बंदा है और इसको 10 चॉकलेट चाहिए और ये 5 रुपए हर एक चॉकलेट के लिए दे सकता है। तो ये पर्सन टोटल कितने ऑफर करेगा, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी 10 है और ये ऑफर कर सकता है 5 रुपए हर एक के लिए, तो यानी टोटल 50 रुपए ये दे सकता है, ठीक है। तो ये हुई आपकी डिमांड। हमारे पास यहाँ पर एक फिक्स क्वांटिटी है, एक फिक्स प्राइस है और टोटल बजट है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड की। डिमांड को हम लोग कंज्यूमर प्रेफरेंस के द्वारा, जैसे कि हमारे पास प्रेफरेंस है कोका कोला की, तो हम लोग पेप्सी क्यों खरीदेंगे, ठीक वैसे ही अगर हमें स्टारबक्स चाहिए तो हम नेस कैफे की तरफ क्यों जाएंगे, ठीक है। और मैं इन्हें आपस में कंपेयर नहीं कर रहा हूं, इन्हें डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसका एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूं ताकि आप समझ पाए इसे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हम सिर्फ इसे प्रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए, ठीक है। आपको कोका कोला में इंटरेस्ट हो सकता है, आपको पेप्सी में हो सकता है, ऐसे ही आपको स्टारबक्स में इंटरेस्ट हो सकता है, नेस्कैफे में इंटरेस्ट हो सकता है। ये सब प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। दूसरा है इनकम लेवल, ठीक है। तो इनकम लेवल में हम लोग बात कर सकते हैं कि समझते हैं अगर हमारे पास 100 रुपए की इनकम है तो हम 4 चीजें खरीद सकते हैं, ए बी सी डी। हर एक चीज का प्राइस 25 रुपए मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने 4 चीजें खरीद ली, लेकिन अगर हमारा इनकम लेवल डिक्रीज होता है तो हम सिर्फ 2 ही आइटम खरीद सकते हैं। जैसे हमारी इनकम अब 50 रुपए है तो हम सिर्फ ए और बी को खरीद सकते हैं जो कि 25 रुपए के हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो इनकम लेवल है वो अफेक्ट करता है। थर्ड कंडीशन की हम बात करें, अगर इनकम राइज होती है और अब 100 से 150 हो जाती है तो हम लोग कितने आइटम्स खरीद सकते हैं, ए बी सी डी और ई, ठीक है। ये 25 रुपए का, ये 25 रुपए का, ये 25 रुपए का, ये 25 रुपए का, ये भी 25 रुपए का, और एक और आइटम हम ले सकते हैं एफ जो भी होगा हमारा 25 रुपए का, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो हमने इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ कई सारे आइटम्स भी इंक्रीज कर दिए, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि जब इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, जब इनकम घटेगी डिमांड घटेगी, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स की बात करें, जैसे कि जो पॉपुलेशन है वो 100 के लोगों की है तो डिमांड जो है वो हाई होगी, और अगर पॉपुलेशन सिर्फ 10 है तो डिमांड जो है वो लो हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आता है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स और सब्स्टिट्यूट जैसे कि कॉम्प्लिकेंट्स, ठीक है। तो इनका क्या मतलब हुआ, तो हम बात कर रहे हैं रिलेटेड वंस की, तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूट के तौर पे या कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। जैसे हम लोग पहले बात करेंगे सब्स्टिट्यूट्स के बारे में, तो ये होते हैं आपके रिप्लेसेबल आइटम जिन्हें हम एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इन्हें आपस में बदल सकते हैं, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जब हम गुड्स का रिप्लेसमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के, तो उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे एक उदाहरण ले, हम बात करें टी की या चाय की और उसके दाम जो है बढ़ रहे हैं, तो हम लोग चाय छोड़ के कॉफी पे स्विच हो सकते हैं जिसके प्राइसेस कम होंगे, ठीक है। तो यहां पे मैंने चाय को रिप्लेस कर दिया है कॉफी से, ठीक है, समझ में आई। ठीक वैसे ही अगर हम दूसरा उदाहरण लें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स गुड्स का, तो ये होते हैं आपके एक दूसरे के साथ इस्तेमाल होने वाले गुड्स, ठीक है। इन्हें आप एक दूसरे के साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें तो आप कह सकते हैं वो गुड्स जिन्हें आप एक साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं वो
आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। उदाहरण के लिए आपकी गाड़ी और तेल, फोन और चार्जर। तो ये आपके कुछ तरह के एग्जांपल्स हैं कॉम्प्लीमेंट गुड्स के, जिन्हें आप एक दूसरे से रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूं तो मैं फ्यूल को पानी से नहीं बदल सकता। मैं भविष्य में कर पाऊं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं फोन ले रहा हूं तो मुझे चार्जर चाहिए होगा, क्योंकि वो जरूरी है, क्योंकि बिना चार्जर के फोन जो है वो कुछ समय बाद बीत जाएगा। ठीक है। तो ये होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जांपल्स। ठीक है। तो चलिए उदाहरण लेते हैं कि अगर मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूं और मैंने देखा कि जो फ्यूल के प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा कुछ समय के लिए, क्योंकि फ्यूल के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं और मैं गाड़ी को बिना फ्यूल के नहीं चला सकता और मुझे फ्यूल चाहिए ही चाहिए। तो ये उदाहरण है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का या रिलेटेड गुड्स का। ठीक है। उसके बाद हम बढ़े तो आएगा डिमांड कर्व। तो हम कह सकते हैं कि अनलाइक द सप्लाई कर्व, जहां पे कि जो ये ग्राफ था ये ऊपर की तरफ था और आप कहें बॉटम टू टॉप था। ठीक है। तो सप्लाई कर्व की तरह जो कि आपका बॉटम टू टॉप था, डिमांड कर्व आपका ऊपर से नीचे की तरफ आता है, या हम कहें टॉप टू बॉटम की तरफ आता है। ठीक है। या फिर आप इसे करें ये डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस तरफ अगर हम मानते हैं प्राइस और इस तरफ मानते हैं डिमांडेड क्वांटिटी को। ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो आप कह सकते हैं जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते जाएंगे डिमांड जो है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है। तो इसी वजह से जो डिमांड कर्व है वो हमेशा नीचे की तरफ होता है। ठीक है। उसके बाद हम कंडीशन लेते हैं इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम क्या समझते हैं? तो हम लोकल लैंग्वेज में कह देते हैं इसे, ये है हमारी बैलेंसिंग इक्वेशन। ठीक है। या फिर कहें तो ये है हमारी बैलेंसिंग सिचुएशन। ठीक है। तो आमतौर पे ये है सिर्फ बैलेंसिंग पार्ट। ठीक है। तो ये कंडीशन है, आप समझिए इसे, जहां पे कि आपकी दोनों ही चीजें, सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है। इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में। तो ये होती है आपकी कंडीशन। तो आप कह सकते हैं कि क्वांटिटी सप्लाई इक्वल है क्वांटिटी डिमांडेड के। ठीक है। तो ये कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हम कह सकते हैं जब मार्केट इक्विलिब्रियम में होगा तो यहाँ पे ना तो सरप्लस होगा और शॉर्टेज होगा प्रोडक्ट का। जैसा कि मैंने आपको बताया, सप्लाई इक्वल हो जाएगी आपकी डिमांड के। और आप कह सकते हैं 100 यूनिट्स को सप्लाई किया गया था तो 100 यूनिट्स की ही डिमांड थी। ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा कि 80 यूनिट सप्लाई हुई और 100 यूनिट्स की डिमांड थी। ठीक है। 80 यूनिट सप्लाई हुई और 100 यूनिट्स की डिमांड थी। ठीक है। तो ये हो जाएगी शॉर्टेज, कमी। और आप कह सकते हैं 100 यूनिट सप्लाई हुई लेकिन डिमांड सिर्फ 80 यूनिट्स की थी, तो ये हो जाएगा आपका सरप्लस। ठीक है। 20 यूनिट्स का सरप्लस। तो यहां पे शॉर्टेज है, यहां पे सरप्लस है। ठीक है। तो यहां पे हमने इसको अवॉइड कर दिया इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, यानी दोनों ही इक्वल थे। ठीक है। ठीक है। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पड़ेगा प्राइस चेंजेस। अगर मार्केट का जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम से ज्यादा है तो यहाँ पे हमेशा सप्लाई एक्सेस होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया जो सप्लायर है या सप्लाई है वो राइज होती है जब प्राइस जो है वो बढ़ते हैं। तो जब भी प्राइसेस हाई होंगे हमेशा सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है। क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सेल करना चाहेंगे अपने ज्यादा से ज्यादा गुड्स को
हाई प्राइसेस पे या मैक्सिमम प्राइसेस पे या मैक्सिमम प्रॉफिट भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट को कमा सकते हैं। अगर यहाँ पे प्राइस इक्विलिब्रियम से बिलो है तो यहाँ पे डिमांड का बहुत ज्यादा एक्सेस होगा, शॉर्टेज होगा, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर हैं वो क्या करेंगे, प्राइसेस को बढ़ाना शुरू कर देंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ले सकें। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर डिमांड ज्यादा है तो जब भी प्राइसेस कम होंगे डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइसेस इक्विलिब्रियम से कम है तो यहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को डिमांड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लोग ज्यादा चीजों को खरीद सकते हैं कम पैसों में, तो यहाँ पे डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमने दो चीजों को डिस्कस कर लिया, जब प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, वहीं पे जब प्राइसेस नीचे जाएंगे डिमांड भी ऊपर जाएगी, क्यों, ताकि जो बायर है वो कम पैसों में ज्यादा चीजें खरीद सके, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदने के लिए कम पैसों में, ठीक है। तो ये जो प्राइस एडजस्टमेंट होते हैं इन्हें हम एडजस्ट करते हैं बाय सप्लाई एंड डिमांड चेंजेस की वजह से, और ये होता है मार्केट का सेल्फ करेक्टनेस और आप कह सकते हो इक्विलिब्रियम। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, हम मार्केट फोर्सेस को यानी जो डिमांड एंड सप्लाई है उन्हें फ्री छोड़ देते हैं, और ये होती है आपकी सबसे ज्यादा आइडियल अप्रोच। और इसका आप कह सकते हैं कि हमें मार्केट फोर्सेस जो कि हैं आपकी सप्लाई और डिमांड, इन्हें फ्री छोड़ देना चाहिए और इन्हें डिसाइड कर देना चाहिए कि किस हिसाब से मार्केट चलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं शिफ्ट्स में सप्लाई और डिमांड के, जो चेंजेस जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सप्लाई और डिमांड को और उनके कर्व को, ठीक है। तो अब तो हम बात करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी के बारे में। तो जो इलास्टिसिटी टर्म है इसे हम रेफर करते हैं चेंज। तो इकोनॉमिक्स में हम इलास्टिसिटी का इस्तेमाल करते हैं चेंज दर्शाने के लिए, और यहां पे अगर हम बात करें प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में, ठीक है, तो इस पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर में मैंने आपको कई बार बताया है कि जो प्राइस है वो इनवर्सली यानी उल्टा प्रोपोर्शनल होता है डिमांड से, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है डिमांड से। तो अगर मैं कहूं कि प्राइस बढ़ रहा है जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और यदि मैं कहूं प्राइस नीचे आएगा डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है आपका सिनेरियो। तो हमने इस पूरे माइक्रो लेक्चर में यही डिस्कस किया है, ठीक है, और यही सेम चीज होती है इलास्टिसिटी के साथ में। तो जब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की तो हम लोग बात कर रहे होते हैं किसी भी क्वांटिटी डिमांडेड के रिस्पॉन्स को मेजर करने के लिए, जो कि हुआ है प्राइसेस चेंज की वजह से, ठीक है। और यहां तक कि छोटा सा प्राइस चेंज भी क्वांटिटी डिमांडेड में सिग्निफिकेंट चेंज ला सकता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं चेंज इन प्राइस की, कि कितना ज्यादा जो प्राइस है वो चेंज हुआ और डिमांड कितनी ज्यादा चेंज हुई, हाउ मच इज चेंज इन डिमांड, ओके। तो ये है आपका केस, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी जो है वो डील करती है रिस्पॉन्सिवनेस से। जैसे कि मेरे पास है 10 रुपए और 50 यूनिट्स में खरीद सकता हूं, ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास अब 20 रुपए का प्राइस आ गया। प्रीवियस केस में मैं जब 50 यूनिट्स खरीदा था तो मैं टोटल 500 रुपीज खर्च कर रहा था। इस केस में अगर ये प्राइस है तो मैं सिर्फ 25 यूनिट्स ही परचेज कर सकता हूं, ठीक है। 500 सेम प्राइस बट जो यूनिट्स हैं वो कम हो गए हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो प्राइस है वो बढ़ रहा है लेकिन मेरी जो परचेसिंग कैपेसिटी है वो नहीं बढ़ रही है क्योंकि मेरी इनकम कम है, तो इसी वजह से मैं ज्यादा चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता ज्यादा प्राइस में, ठीक है। तो जब प्राइस 10 था मैं 50 खरीद रहा था, लेकिन जब प्राइस 20 हुआ तो मैं सिर्फ 25 ही खरीद सकता हूं,
ठीक है, क्योंकि जो मेरी पेइंग कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा हाई नहीं है, मेरी इनकम जो है वो नहीं बढ़ रही है, सिर्फ प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस केस में मुझे बाकी यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जब मैं पिछले केस में 50 यूनिट्स डिमांड कर रहा था, इस केस में मैं सिर्फ 25 यूनिट्स डिमांड कर पाऊंगा, ताकि मेरा जो खर्चा है वो सेम रहे, लेकिन यूनिट जो है कम हो जाएंगे। तो ये चीजें आती हैं इलास्टिसिटी के अंदर। ठीक है, ठीक वैसे ही इलास्टिसिटी और सप्लाई की हम बात करें तो ये रिस्पॉन्सिवनेस को मेजर करता है क्वांटिटी सप्लाइड को उनके चेंजेस प्राइस से लेके। तो आप कह सकते हैं कि सप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्राइस से। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा सप्लाई कम होगी। ठीक है, तो अगर आप इस बेसिक फिनोमेना को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे कि डिमांड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्राइस से, सप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्राइस से, तो आप इकोनॉमिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपने कॉमन सेंस से। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है वो मेजर्स करती है रिस्पॉन्सिवनेस को क्वांटिटी सप्लाइड और चेंजिंग प्राइस के लक्ष्य में। तो यदि हम मान लें कि प्राइस 10 था, ठीक है, तो मैं 50 यूनिट्स को सप्लाई कर रहा था। ठीक है, अगर अब प्राइस 20 रुपए है तो मैं 100 यूनिट सप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। और मैं कह सकता हूं कि जितना ज्यादा मैं सेल करूंगा उतना ज्यादा मैं कमाऊंगा। ठीक है, अब हमारे पास है मार्केट स्ट्रक्चर्स को। तो मार्केट स्ट्रक्चर से हम क्या समझते हैं? तो अब मेरा सवाल यह है कि हम मार्केट से क्या समझते हैं पहले। तो हम मार्केट का क्या मतलब निकालें? तो जब भी हम लोग मार्केट के बारे में बात करते हैं, हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं एक एरिया के बारे में जहां पे लोग आते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो सकता है कुछ खाने पीने की जगह, गेमिंग जोन या सब्जी मंडी, कुछ भी हो सकता है। तो आप लिटिल बिट करेक्ट हैं, लेकिन पूरे नहीं। क्योंकि मैं ऐसा कह सकता हूं क्योंकि लोकल लैंग्वेज में हम मार्केट को कह सकते हैं कि जहां पे लोग आते हैं, मिलते हैं और बेचते हैं, वो होता है मार्केट। जैसे कि आपका सोमवार बाजार, मच्छी मार्केट, और आप कुछ भी कह सकते हैं उसे। लेकिन हम पूछें ऑफिशियल टर्म्स में तो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, तो मार्केट बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे कि पीपल या लोग आते हैं और सेल करते हैं और खरीदते हैं चीजों को। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल टर्म्स में जो मार्केट है वो एक प्लेटफॉर्म है, और ये जरूरी नहीं है कि वो कोई फिजिकल प्लेस ही हो। ठीक है, यहां तक कि आपकी वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपहंग, ये जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब भी मार्केट ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कुछ बेच रहा है या कोई ना कुछ खरीद रहा है। ठीक है, और ये एक प्लेटफॉर्म है। तो मार्केट आमतौर पे एक प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो हम लोग उसके ऑर्गेनाइजेशनल और कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि स्पेसिफिक इंडस्ट्री हो सकता है, मार्केट हो सकता है। और ये बताता है कि किस तरीके से जो फर्म्स है इंडस्ट्री में वो एक दूसरे इंटरेक्ट करती हैं, कंपटीशन कितना है, और मार्केट पावर इंडिविजुअल फर्म्स के पास कितनी है। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो फर्म्स को, उनके इंटरेक्शन को, कंपटीशन डिग्री को और पावर हेल्डिंग को कंप्राइज करता है। ठीक है, तो हम पहला उदाहरण पर लेते हैं परफेक्ट कंपटीशन का। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में यहां पे कई सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं, एक जैसा ही सामान होता है, यहाँ पे आसानी से कोई आ सकता है और निकल सकता है। और जो फर्म्स होती हैं वो बेसिकली प्राइसेस को मानती हैं, ना कि डिसाइड करती हैं। ठीक है, और सबसे बढ़िया उदाहरण है इसका एग्रीकल्चर मार्केट या अनाज मंडी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप गेहूं खरीदने जाते हैं अनाज मंडी में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे लोग गेहूं बेच रहे हैं। ठीक है, और कई सारे लोग गेहूं खरीद भी रहे हैं। तो यहाँ पे जो वेट है वो लगभग एक जैसा ही आपको सबके पास देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे मैं ए और बी को ले लूं, तो यहाँ पे ए और बी में भी कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इजी और एग्जिट होता है,
कोई भी आराम से आ सकता है, कोई भी आराम से जा सकता है। और यहाँ पे जो फर्म्स हैं वो प्राइस टेकर्स हैं, उन्हें वो प्राइस मानना पड़ेगा जो कि वहां पे चल रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो बेच रहे हैं और कई सारे लोग हैं जो खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे ज्यादा ऑटोनॉमी या आप कह सकते हो ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्राइस जो है वो मानना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास है मोनोपोली को। तो मोनोपोली जो है ये डोमिनेट्स करता है, क्योंकि यहाँ पे अकेला एक ही सेलर होगा जो डोमिनेट करता है पूरे मार्केट को। या तो इसका प्रोडक्ट बहुत यूनिक होगा या फिर इसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो जो बायर होगा उसके पास और कोई चॉइस नहीं होगी इस एक पर्टिकुलर सेलर के खरीदने के सिवा, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे बैरियर्स होते हैं एंट्री को लेके, जैसे कि पेटेंट्स हो सकता है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी दूसरा प्रोड्यूसर आसानी से मार्केट में अंदर नहीं आ सकता। मान लेते हैं कि अगर ए जो है वो मोनोपोली लिस्ट है, तो जो बी है ये उसको इतनी आसानी से अंदर नहीं आने देगा, ताकि जो ए है उसकी डोमिनेंस कंटिन्यू रह सके मार्केट में, ठीक है। जो मोनोपोलिस्ट होता है उसका अच्छा खासा कंट्रोल होता है प्राइसेस पे, क्योंकि ये अकेला सप्लायर है उस क्वांटिटी का मार्केट में, ठीक है। और आप इसके सिवा किसी और से वो प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, तो इसी वजह से इसके पास पूरा कंट्रोल होता है प्राइसेस को लेके। एग्जाम्पल के लिए लोकल यूटिलिटीज हो गई, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, ठीक है। और सबसे सदाबहार जो उदाहरण है इसका वो होता है इंडियन रेलवेज, ठीक है। क्योंकि इंडियन रेलवेज के सिवा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको रेलवे सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकती इंडिया में, ठीक है। इसके बाद आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहाँ पे कई सारी फर्म्स है मार्केट में, कई सारे प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंशिएटेड हैं, जिसमें कि थोड़ा सा ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आपको आसानी से एंट्री एग्जिट देखने को मिल जाएगी, और जो फर्म्स हैं उनके पास कुछ ना कुछ कंट्रोल होता है, क्योंकि प्रोडक्ट में छोटा मोटा डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट जो है वो ब्रांड नेम पे चलता है, ठीक है। ब्रांड नेम पे, हालांकि हम लोग एक जैसे सामान ही बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहां पे ब्रांड का डिफरेंस आ जाएगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कंपनी ए की, कंपनी बी की, तो ये दोनों मोबाइल्स को सेल आउट कर रहे हैं मार्केट में। तो यूटिलिटी जो है मोबाइल की वो सेम है, काम एक जैसा ही है, लेकिन ए के पास ब्रांड वैल्यू है, एड उसने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, प्रचार के थ्रू करा हुआ है, तो ए के पास जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल होगा, तो वो ज्यादा चार्ज कर सकता है बी के मुकाबले उसके मोबाइल के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू है। और इसके मस्त उदाहरण है रिटेल आउटलेट्स एंड रेस्टोरेंट्स। उसके बाद है ओलिगोपोली। तो ये होती है बेसिकली आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे नंबर्स होते हैं बड़े फर्म्स के। प्रोडक्ट होमोजीनियस भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। यहाँ पे हाई बैरियर्स मिलेंगे एंट्री में, और जो फर्म्स हैं वो स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व मिलेंगी, ताकि प्राइस वॉर्स और कॉल्यूशन को अवॉइड कर दें। तो अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो हम देखेंगे कि पहली चीज है कि यहाँ पे आपको हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे बैरियर्स होते हैं मार्केट में एंट्री को लेके। उसके बाद यहाँ पे लार्ज फर्म्स ही एंटर होंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर को रेगुलेट करती है। और अगर आप इनकी प्राइस स्ट्रेटेजीज को देखेंगे, तो ये एक दूसरे के चीजों को ध्यान में रख के प्राइस डिसाइड करते हैं, ताकि प्राइस वॉर ना हो जाए, कोलिजन ना हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे ए और बी, सी, डी 4 हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, ए जो है उस ए ने प्राइस कम कर दिए, बी ने भी कम कर दिए, सी ने भी कम कर दिए, डी ने भी कम कर दिए, ठीक है। और ये होता रहा, तो क्या होगा, कुछ समय पश्चात ये अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से ये प्राइस वॉर को अवॉइड करते हैं, और ये प्राइस को डिसाइड करते हैं एक दूसरे के अकॉर्डिंग, ठीक है। या तो कुछ थोड़ा सा ऊपर या कुछ थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स को फिनिश कर दिया है। इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिवाइज कीजिएगा जो हमने डिस्कस किए इस लेक्चर में। हम दूसरे लेक्चर में दोबारा से मिलेंगे। इस नोट के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं, एंड थैंक यू।